हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। क्रैश कोर्स सीरीज के तहत आज हम वेक्टर अलजेब्रा को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का वेक्टर ए इज इक्वल टू है यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें, या हो सकता है पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालें, या इसका स्केलर कंपोनेंट या फैक्टर कंपोनेंट। इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सीखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसे। सबसे पहली बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए लिखा गया है इसे सिंबल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टर ए लिख करके दोनों साइड मोड लगा देंगे तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड हो गया। ये ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो आई का जो कंपोनेंट है एक्स, जे का जो कंपोनेंट है वाई, के का जो कंपोनेंट है जेड, इसे रूट के अंदर में हम इस तरह से लिख लेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे कैसे? तो आई का जो कंपोनेंट एक्स है तो एक्स, अब बाय ये जो मैग्नीट्यूड हम ए का निकाले यहाँ पे, तो आई का जो कंपोनेंट एक्स अब बाय ए का मैग्नीट्यूड, वाई बाय ए का मैग्नीट्यूड, के का जो कंपोनेंट जेड है तो जेड अब बाय उस ए का मैग्नीट्यूड, कॉमा जेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट इसे एक बार फिर से समझ लें। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी रहेगा कि सिर्फ डायरेक्शन बोला जाएगा कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन रहे तो समझ जाएंगे कि ये हमसे डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हो जाएगा कि एक्स बाय मैग्नीट्यूड, वाई बाय मैग्नीट्यूड, जेड बाय मैग्नीट्यूड, इस तरह से याद रखेंगे। अब है स्केलर कंपोनेंट। तो ये स्केलर कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे इसे समझ लें एक बार। दिख रहा है यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। स्केलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अब वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो स्केलर कंपोनेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई, जे और के है ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो एक्स वाई जेड है ना ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, अर्थात एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट। अगर हम इसमें एक्स आई भी साथ ले लेंगे, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी ले लेंगे, एक्स आई कॉमा वाई जे कॉमा जेड के, तो ये हो गया हमारा फैक्टर कंपोनेंट। इस पे एक क्वेश्चंस देखते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये पहले क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का हमें मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए, या तो हम इस तरह से लैंग्वेज में लिख लेंगे, अगर लैंग्वेज में नहीं लिखना हो तो यहाँ से सिंबल इस तरह से लिख लेंगे, ए लिख करके दोनों साइड मोड लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर, वाई के जगह पे -2 है तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं नंबर है तो 1 हम एज्यूम कर लेंगे, 1 होगा, 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 4 अब प्लस 1, तो ये हो गया 54। स्टूडेंट इसे हम इस 54 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3√6 हो गया। तो ये हम निकाल लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा अभी। तो ए इज इक्वल टू 7i -2j और प्लस के है। अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने वाले हैं। डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला जो जस्ट अभी हम लिखे थे, एक्स बाई मैग्नीट्यूड वाई बाई मैग्नीट्यूड जेड बाई मैग्नीट्यूड। देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन एक्स बाई, ये है क्या, तो ये एक्स बाई इस ए का मैग्नीट्यूड, वाई बाई इस ए का मैग्नीट्यूड, जेड बाई इस ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स यही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। तो एक्स की जगह पे क्या है, 7 है, और हम मैग्नीट्यूड क्या निकालें, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये ए है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3√6 है। तो एक्स बाई यानी कि 7 बाई मैग्नीट्यूड निकला है 3√6 लिख लेंगे। वाई है -2, तो -2 बाई 3√6, और जेड है यहाँ पे 1, तो 1 बाई हो जाएगा 3√6। तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा इसी में है, हमें इसी का स्केलर कंपोनेंट निकालना है। स्केलर कंपोनेंट में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। यानी कि 7 -2 और 1 ले लेंगे यहाँ पे, 7 कॉमा -2 कॉमा 1, और वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी साथ में ले लेंगे, अर्थात 7i कॉमा -2 जे प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, कॉमा के हो जाएगा, 7i कॉमा -2 जे कॉमा के हो जाएगा। तो ये वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब है फर्स्ट, ये एक बार फिर से समझा देते हैं कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए, डायरेक्शन निकालना सीख लिए, डायरेक्शन के बाद जो है स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला इसका क्या। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे ये अब समझ लेते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q। इस दोनों पॉइंट का हमें पोजीशन निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि O यानी कि ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, और इस O से Q को भी मिला दिए, और इस O से हम P को भी मिला दिए। तो यहाँ पे ये OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ये OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। स्टूडेंट ये रूल जो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या करेंगे हम, कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे P से P कॉन्साइड कर जाएगा, यानी P से P कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, OQ बचेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ये रूल कौन सा है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम इस PQ को यही रहने दिए, इस OP को बगल में शिफ्ट कर देते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक रहेगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि PQ लिखा हुआ है, और PQ निकालेंगे कैसे, तो Q में से P को माइनस करेंगे, यानी OQ माइनस OP। अर्थात अगर हमें PQ निकालना है ना, तो Q में से P को माइनस करेंगे, उल्टा। PQ फैक्टर निकालना हो तो Q में से P को, यानी पोजीशन फैक्टर ऑफ Q देख रहे हैं, PQ बराबर क्या है, पहले Q है, P बाद में है ना, PQ Q P बाद में। अर्थात इसे हम लिखेंगे पोजीशन फैक्टर ऑफ PV का मतलब पोजीशन फैक्टर, तो पोजीशन फैक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ P। ये याद रखेंगे, इससे समझ में आ जाएगा। हम इस पे एक एग्जांपल बताते हैं तो और समझ में आएगा।
वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये क्या है, यहां पे हम लोग समझते हैं इसे। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P पॉइंट है x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2। और हमें PQ फैक्टर निकालना है। जस्ट समझाए थे PQ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो हम Q में से P को माइनस करेंगे, उल्टा पोजीशन फैक्टर ऑफ Q और माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ P। तो PQ फैक्टर कैसे निकालेंगे एक बार फिर से समझ लें। अगर दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। और इस लाइन का पोजीशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यानी PQ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो Q में से P को घटाएंगे। अर्थात देखिए कैसे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। हम जानते हैं कि x के साथ हमेशा i कंपोनेंट आएगा। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 उल्टा Q में से P को घटाएंगे, y के साथ हमेशा z आएगा। और z2 माइनस z1, इसमें k आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये फोर्थ महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करके रखेंगे। है क्या यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो वेक्टर दिया रहेगा उस वेक्टर को लिख लेंगे और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। फिर से बोल रहे हैं कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वह वेक्टर और उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी वेक्टर ए बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप, ए कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इस सब का यूज नहीं करेंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ये समझ में और आएगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर है क्या कि फाइंड यूनिट फैक्टर, हमें यूनिट फैक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, 3i माइनस 6j प्लस 2 के। स्टूडेंट इसे आप a मान लें, तो a इज इक्वल टू 3i माइनस 6j है प्लस 2 के। अब हम सबसे पहले इस a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 का हो जाएगा 7। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल ली और फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। जस्ट अभी समझे कि फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टर, क्या हमें निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ये वेक्टर लिख लेंगे और उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ये टेक्निक याद रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे, यहाँ वेक्टर है 3i माइनस 6j प्लस 2 के और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से अर्थात 7 से। अब जो आया है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3/7i, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 6/7j प्लस
2/7k। इस पे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन में बोल रहा है, जहां पे वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पे कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P जो पॉइंट है ये है 1 2 3 और Q जो पॉइंट है ये है 4 5 6। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो चलिए PQ निकालते हैं। PQ का फॉर्मूला भी जस्ट समझे थे कि Q में से P उल्टा घटाएंगे, Q में से P पोजीशन वेक्टर Q और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ V। तो PQ है तो Q में से P को हटाएंगे, अर्थात 4 - 1 4 - 1 I कैप 5 - 2 J कैप 6 - 3 K कैप 3I प्लस 3J प्लस 3K। अब हम इस PQ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 27। 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 और 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और रूट के अंदर में क्या रह जाएगा 3। ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हम इस करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लिख ले पहले कि हमें निकालना है यूनिट फैक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फैक्टर पी क्यू। तो फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। तो यूनिट फैक्टर का हम ट्रिक क्या याद रखेंगे कि फैक्टर यानी ये पी क्यू फैक्टर बाय उसी पी क्यू फैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू फैक्टर है क्या, देख रहे हैं यहाँ पे 3I प्लस 3J प्लस 3K। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3I प्लस 3J प्लस 3K और PQ का मैग्नीट्यूड आया है 3√3। इसे अब हम अलग अलग कर लेते हैं। 3/3√3 I कैप 3/3√3 J कैप 3/3√3 K कैप। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 I कैप 1/√3 J कैप 1/√3 K कैप। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट, इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दो फैक्टर है, पहला फैक्टर है A और दूसरा फैक्टर है B। यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि इस दोनों फैक्टर को पैरेलल या कोलिनियर किस कंडीशन में कहेंगे। ये दोनों फैक्टर पैरेलल और कोलिनियर, यहाँ पे दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, या तो हम पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले, फैक्टर में सेम आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों फैक्टर पैरेलल कब होगा, दोनों फैक्टर कोलिनियर कब होगा, इसका क्या कंडीशन है। तो देखें, अगर A इज इक्वल टू लेमडा बी हो जाए, लेमडा जो है ना कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो को छोड़ करके, सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर दो वेक्टर बराबर है, ए बराबर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, और इस लेमडा की जगह पे कोई भी संख्या आ जाए, -2 आ जाए, 2 आ जाए, 5√5 ए नहीं है, कोई भी रियल नंबर आ जाए जीरो को छोड़ करके, तो आप कहेंगे कि ये ए और बी दोनों जो है कोलिनियर है या दोनों जो है पैरेलल है। कोलिनियर और पैरेलल का यहाँ पे सेम डेफिनेशन है, या
दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि बी को पहले लिख लिए और ए को बाद में। बी और ए दोनों बराबर है, बी इज इक्वल टू लेमडा ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए। अर्थात बी और ए दोनों अगर बराबर हो जाएगा और लेमडा की जगह पे क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, तो इस तरह से दो फैक्टर अगर बराबर रहेगा तो हम दोनों को बोलेंगे कोलिनियर या पैरेलल। यही कंडीशन है यहाँ लिखा गया कि टू फैक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल इफ, कंडीशन है यहाँ पे, ए प्लस लेमडा बी और बी ए इज इक्वल टू लेमडा बी और बी इज इक्वल टू लेमडा ए। इस दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर या पैरेलल बोलेंगे। यह कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। So that the factors 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are collinear। हमें यहाँ पर यह प्रूव करना है कि दोनों फैक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो पहला फैक्टर को a और दूसरा फैक्टर को हम b मान लेते हैं यहाँ पर। तो a इज इक्वल टू है यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं, आगे बढ़ते हैं। b है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, तो बोल सकते हैं, देख ही रहे हैं हम यहाँ पे कि -2 कॉमन है। हम -2 कॉमन ले रहे हैं सब में से, तो -2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस 2i हो जाएगा। माइनस प्लस, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 3j बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 4k। स्टूडेंट यहाँ पे सोच सकते हैं कि यह जो टर्म है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये सेम टू सेम यहां पर भी दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो हम इसके बदला में a तो लिख सकते हैं, तो -2 हम इसके बदला में a लिख ली। तो देखें यहाँ पे जस्ट रूल समझाए थे कि b और a दोनों बराबर होना चाहिए। उसके सामने में अगर कोई भी रियल नंबर आ जाए, लेमडा का मतलब रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, तो b और a दोनों क्या हो, बराबर। उसके सामने में कोई भी रियल नंबर आ जाए तो उस दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर या पैरेलल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर है, हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। स्टूडेंट ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक स्केलर प्रोडक्ट और इसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट। इसे जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाला है और यहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसे समझते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अर्थात ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसी के प्रोडक्ट को, इसी के गुणनफल को, यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उसके कोसाइन यानी कॉस थीटा के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, अर्थात ए डॉट बी। तो यहाँ पे बस स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि इसका फॉर्मूला सिर्फ याद रखें। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या सिंपली इसे हम ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है यह फाई और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं।
ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के। इसी में दूसरा है आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई। सेम में ट्रिक याद रखेंगे कि वन होगा और डिफरेंस में जीरो होगा, अर्थात आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, या जे डॉट जे का वन, के डॉट के का वन। आई डॉट आई का वैल्यू भी वन होगा, जे डॉट जे का भी वन होगा, के डॉट के का भी वन होगा। लेकिन यही डिफरेंस आ जाए अलग अलग, आई डॉट जे आ जाए या जे डॉट के आ जाए या के डॉट आ जाए, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखेंगे कि सेम रहेगा तो वन और डिफरेंस रहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं आज का। ए इज इक्वल टू है ए वन आई कैफ, ए टू जे कैफ, ए थ्री के कैफ। ये ए वेक्टर है जिसका कंपोनेंट वेक्टर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। दूसरा फैक्टर है बी फैक्टर जिसका कंपोनेंट फैक्टर है बी वन बी टू बी थ्री। इस दोनों फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, इसी को सीख रहे हैं। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अगर हम i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में i डॉट आई क्या हो जाएगा वन। लेकिन i को अगर हम j से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा जीरो। i को अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा जीरो। इसीलिए डिफरेंस में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेम में मल्टीप्लाई करेंगे, i डॉट आई क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या याद रखेंगे, ए वन बी वन। चूंकि i डॉट आई वन हो जाएगा तो वन तो नहीं लिखेंगे, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। यहां से क्या समझे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, यानी उसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू और प्लस ए थ्री बी थ्री। तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है फॉर्मूला आज का इसी का, तीसरा फॉर्मूला है कि ए डॉट ए। ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, लगभग में हर एक साल ही पूछ रहा है क्वेश्चन ये। तो जब ए डॉट ए लिखा रहे तो क्या याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर। जो भी ऑप्शंस में रहेगा वो टिक करेंगे, दोनों में इसको ये एक ऑप्शंस में रहेगा, दोनों में इसको एक रहेगा ऑप्शंस में। चौथा चौथा ये याद रखना है यहाँ पे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है। ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए, दोनों सेम हो जाएगा। चौथा जो कि महत्वपूर्ण है, चार हो गया, ये पांचवा होगा। ए डॉट बी जीरो है तो ये ए डॉट बी जीरो कब होगा, इसके लिए आइदर का मतलब या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या बी को जीरो होना पड़ेगा या ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। जैसे आज जो स्टार्ट किए थे तो फॉर्मूला बताए थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अगर समझे कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मीन्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे तो थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री रख ले तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। ये जीरो सबको जीरो कर देगा। तो अगर दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो।
समझ में आ गया होगा कि अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। ये ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर या बी ए पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि ए डॉट बी जीरो कब होगा, या तो एक ए जीरो हो जाएगा, अगर ए जीरो हो जाएगा तो सबको जीरो कर देगा, या तो बी जीरो हो जाएगा तो सबको जीरो कर देगा, या दूसरा है कि ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस परपेंडिकुलर को जो हम एक फॉर्मूला के रूप में फिर से लेते हैं। अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जस्ट समझाए थे अभी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकता है 2 मार्क्स में। इसे समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी दो बार लिख लेते हैं। क्या लिखें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इस ए को इस ए से, तो ए डॉट ए कैसे लिखेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बी से मल्टीप्लाई करते बी डॉट ए, बी डॉट बी। ए डॉट ए जस्ट यहां पे समझाएं कि ए डॉट ए जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, चाहे बी डॉट ए को ए डॉट बी, उल्टा को सीधा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इस ए डॉट बी को हम रहने दिए, इस बी डॉट ए को सीधा करके अभी समझाए थे, ए डॉट बी लिख सकते हैं बी डॉट ए को, और बी डॉट बी दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, पहले ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसके बाद ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी दो को हो गया, तब प्लस टू ए डॉट बी। अब जो आठवां फॉर्मूला है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है, इसे भी आप समझ लें। तो पहले ए को ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी डॉट बी। जस्ट अभी समझाए थे ऊपर में कि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी प्लस टू सी डॉट ए हो जाएगा। इसके बाद जो याद रखना है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर
ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये टेक्निक क्या है। तो हम एक्स में आई लगा देंगे, प्लस वाई से प्लस जेड के, अर्थात इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये उसका पोजीशन फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, क्वेश्चंस के रूप ले रहे हैं यहाँ पे हम, कि पीवी यानी कि पोजीशन फैक्टर ऑफ पॉइंट है 2, 3 - 4, इसी का पोजीशन फैक्टर निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो बिल्कुल आसान है। 2i प्लस 3j माइनस है तो -4 के, पहला के साथ आई जे के लगा देंगे, और उसका रिजल्टेंट यानी कि सबका प्लस, तो ये हो जाएगा पोजीशन फैक्टर। ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और है, जो कि क्वेश्चन बैंक में कई बार मिल जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये दिया हुआ रहेगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगल क्या होगा। तो एंगल हम निकालते हैं, इसको, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स में आए तो स्टूडेंट आप कैसे बनाएंगे, ये समझें। दोनों का हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जस्ट अभी फॉर्मूला निकालना सिखा दिए थे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर -2 a डॉट बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 a डॉट बी है, ये -2 a डॉट बी, -2 a डॉट बी साइड में आएगा तो प्लस बन के आएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2ab, ये 2ab 4 a डॉट बी हो जाएगा। सर ये बगल में आएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो a डॉट बी = 0/4, तो 0 हो जाएगा। तो अभी समझाए थे कि अगर a डॉट बी 0 है, इसका मतलब है कि दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऊपर में समझाई, अब देख सकते हैं। तो a डॉट बी, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अर्थात दोनों जो है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, भी समझाए थे कि ए डॉट बी क्या होता है, 0। ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर 0 है, इस अर्थात कि ए बी पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब कितना डिग्री होता है, एंगल। देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमसे ऑब्जेक्टिव में या तो कह सकता है कि इसका एंगल क्या होगा, तो जवाब दे सकते हैं, इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसका लास्ट प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप याद करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो हमें निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का, किस वेक्टर पे, ऑन बी वेक्टर पे। प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन किस पे, ऑन बी पे। तो देखिए ट्रिक क्या होता है इसका, कि ए डॉट बी लिखेंगे पहले हम, और जिस पे प्रोजेक्शन देना है, किस पे प्रोजेक्शन देना है, बी पे, तो बी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी, जिस पे प्रोजेक्शन देना है बी पे, तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या एक फॉर्मूला और इसी का बना सकते हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, ए डॉट बी तो हमेशा होगा। हम किस पे प्रोजेक्शन दे रहे हैं, ए पे, तो ए का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन बताएंगे। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक बार वहां पे फिर से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसे आप समझते हैं।
ए क्रॉस बी, इसी ए क्रॉस बी को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन क्या है तो समझते हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी देयर साइन अर्थात साइन थीटा एन कैप, इसी के प्रोडक्ट को जो है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला याद करिए, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसको सिंपली ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं। ये एन कैप है क्या, इसे समझ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए पर भी और बी पर भी दोनों पे परपेंडिकुलर है, यही है यूनिट वेक्टर। तो एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो जहां पे वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर तो एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी पे, बोथ ए एंड बी पे। एक बार इसका फॉर्मूला को फिर से समझ लेते हैं। यह है वेक्टर प्रोडक्ट या इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, या सिंपली ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां पे एन कैप क्या है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर और थीटा एंगल है ए और बी के बीच का। तो ये समझ में आ गया। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के। यहाँ पे सेम में जीरो हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये आई जे और के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यानी कि डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है। तो अगर हम आई को और जे को क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे, तो हमें के मिलेगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। आई क्रॉस जे तो के मिलेगा। इसके उल्टा चलेंगे तो साइन बदल जाएगा, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस आई, जैसे आई क्रॉस जे बराबर के है, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, साइन बदल जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो माइनस के हो जाएगा। इसी में दूसरा हो जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा। तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हो गया। इसका उल्टा चलेंगे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, चेंज करेंगे यानी के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद जो है इसमें याद रखेंगे के क्रॉस आई, सीधा चलेंगे तो के क्रॉस आई में ये के क्रॉस आई में जे हो जाएगा, और इसका उल्टा के क्रॉस आई में जे, और आई आई क्रॉस के यानी उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। अर्थात यहां से भी सोच सकते हैं कि आई इस दोनों के बदलेंगे, इस दोनों के पोजीशन को बदलेंगे, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे। तीसरा प्रॉपर्टी है ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे सेम में जीरो याद रखेंगे। स्टूडेंट एक बात ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर ले कि अगर ए डॉट ए पूछा जाए, जो कि ये बराबर पूछा जाता है, तो ए डॉट ए में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर, दोनों में जो भी ऑप्शन रहेगा टिक कर लेंगे। लेकिन हमसे यही पूछ दे कि ए क्रॉस ए,
तो यहाँ पे सेम में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस दोनों को विशेष ध्यान दें, नहीं तो यहाँ अगर यह ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, ए क्रॉस बी, अगर इस दोनों के पोजीशन को बदलेंगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लिखेंगे, साइन बदल जाएगा। ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे, साइन बदल जाएगा। ए इज इक्वल टू है A1I प्लस A2J प्लस A3K, B इज इक्वल टू है B1I B2J प्लस B3K। ये महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखेंगे। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे ए है और ए का कंपोनेंट फैक्टर यहाँ दिया गया है, बी है, बी का कंपोनेंट हमें दोनों का क्रॉस बोलेगा करने के लिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आएगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आई, यहाँ पे लिख लेंगे जे, और यहाँ पे लिख लेंगे के। शुरुआत में ए है तो ए का जो कंपोनेंट है A1, आई का A1, यहाँ A2, यहाँ पे A3, इसे हम लिख लेंगे A1 A2 A3। उसके बाद बी वाले का दूसरा बी है तो बी का लिखेंगे B1 B2 B3। फिर से ए क्रॉस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए सबसे पहले आई जे के, इसके बाद ए का जो कंपोनेंट फैक्टर है अर्थात A1 A2 A3, और बी का जो B1 B2 B3 ये लिख लेंगे। फिर इसको डिटर्मिनेंट के द्वारा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। यह टेक्निक, इस पे एग्जाम्पल जो है तो हम कल क्वेश्चन बताने वाले हैं, उस क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा आएगा, तो वहां पर भी फिर से हम समझा देंगे। अभी ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो और इसको हम क्लियर कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या बी को जीरो होना पड़ेगा, या ए और बी दोनों पैरेलल होगा। यहां पे समझना है कि दो फैक्टर है, एक फैक्टर है ए और दूसरा फैक्टर जो कि ये है बी, और दोनों एक ही लाइन पे आ गया अर्थात दोनों पैरेलल हो गया। ये ए और इसी पर दूसरा क्या आ गया, बी, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या समझाए थे एक बार फिर से। एक फैक्टर ए है, इसी पे दूसरा फैक्टर बी आ गया, चूंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैफ। अगर दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 सबको 0 कर देगा। अर्थात यहां से साफ साफ क्लियर हो गया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लें कि ए फैक्टर है, इसी में दूसरा फैक्टर बी आ गया, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच का। तो ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा यानी 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा। तो ए क्रॉस बी 0 कब हो रहा है, जब ए और बी दोनों पैरेलल होगा। इसका एक फॉर्मूला और बना लेते हैं यहां से। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, इसका मतलब है कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये 0 हो जाएगा। तो ये बात हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, क्योंकि ये यहां से भूलना नहीं है कि अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या समझाए थे, शुरुआत में समझाए थे
कि ए डॉट बी जीरो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट में। अगर ए बी पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसीलिए इसे याद रखें। अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और ए बी दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है यूनिट फैक्टर परपेंडिकुलर टू टू बोथ ए एंड बी। यूनिट फैक्टर जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ए पर भी और बी पर भी, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस भी आएगा जो कि कल वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे। अब ये सिर्फ फॉर्मूला हम बता रहे हैं और फॉर्मूला को याद रखें। तो हमें यूनिट फैक्टर निकालना है। कौन सा यूनिट फैक्टर? जो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, ए पर और बी दोनों पे। तो फॉर्मूला याद रख लेना है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी बाय उसी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या बोले? यूनिट फैक्टर निकालना है। यूनिट फैक्टर जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, ए और बी दोनों पे। तो ए क्रॉस बी अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों डायरेक्शन प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी अगर दोनों इक्वल है तो हमसे एंगल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जनरली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, बोलेगा थीटा निकालने के लिए। सॉल्व करते हैं इसको। ए क्रॉस बी ए डॉट बी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। एक बात ये याद रख लेना है यहाँ पे, एन कैप इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये अलग से हम समझा देते हैं, यहाँ पे लिखना हो तो अपना लिख लेना है। ये जो एन कैप है ना, इस एन कैप का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसमें अगर हम मोड लगाएंगे ना तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख लेते हैं, या लिख ही लेते हैं यहाँ पे जो समझ में ज्यादा आए स्टूडेंट को। दोनों मोड लगा दिए और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, उसे नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे इसमें ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को डिवाइड में ले आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और 1 किस एंगल का, 45 डिग्री का। 1 किस एंगल का वैल्यू होता है टेन में, 45 का। तो 1 के बदले में 10 पाई बाय 4 लिख लिए। इक्वेटिंग करेंगे यहाँ पे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में बराबर मिल जाएगा, तो ये जरूर याद रखेंगे। कुछ थ्योरम्स और ऐसे भी समझ लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालेंगे? ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जिसका दो साइड है, दो एडजेसेंट साइड है, दो लगातार साइड, ये साइड ए है और ये साइड बी है। साइड ए और ये साइड बी है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इस दोनों को क्रॉस कर देंगे, ए क्रॉस बी, और इस ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल ली तो यही इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला होगा जो कि याद रखना पड़ेगा। दूसरा चीज, जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक ट्रायंगल हो गया और ये भी एक ट्रायंगल हो गया। चूंकि दोनों इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट है, ये भी इक्वल पार्ट है, तो पूरे का एरिया क्या है, ए क्रॉस बी है।
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये पूरे का एरिया है। अगर इसको हाफ कर दे, अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या, इसका भी हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। फिर से बोल रहे हैं, इस टोटल पैरेललोग्राम का, टोटल समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है ए क्रॉस बी, ये जो लिखा गया ए क्रॉस बी। आधा का निकालेंगे, आधा इसका, आधा ये वाले पार्ट का, तो हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। यानी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब जो है इसी में नेक्स्ट एरिया, इस बार क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस बार क्या है कि डायगोनल दिया गया है, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल दिया गया है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ भी आ सकता है यहाँ पे रहेगा, सबका फॉर्मूला सेम होता है। तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, इस दोनों में अंतर पहले ये समझा देते हैं। यहाँ पर जो है इस फर्स्ट में जो हम देखे थे, एरिया पैरेललोग्राम, यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, ये साइड ए और साइड बी। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, साइड न दे करके डायगोनल दिया गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या एरिया ऑफ स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका डायगोनल दिया गया है। डायगोनल क्या है, पहला डायगोनल D1, दूसरा डायगोनल D2। फॉर्मूला में बस क्या करना है कि फॉर्मूला वही रहेगा, D1 क्रॉस D2, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखेंगे ये कि दो डायगोनल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस डी, हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। अगर साइड दिया हुआ रहेगा, अगर साइड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो समझा चुके ऊपर में। अब लास्ट, ये ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तीसरा सी। इसका एरिया निकालना हो, इस पे क्वेश्चन नहीं के बराबर आएगा, इस ऊपर वाले पे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसे याद रखना है कि हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, सबका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जितना भी क्वेश्चंस है, ये कल एक लेक्चर और आएगा जिसमें वेक्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। अभी तक में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और कैलकुलस का रिवीजन हो चुका है। कैलकुलस के रिवीजन के लिए आपको देखना होगा, यूट्यूब में चले जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे कि क्रैश कोर्स कैलकुलस 2022 लिखा, वहां से रिवीजन करेंगे। यानी कि कैलकुलस 2022 लिखा हुआ रहेगा, कहाँ पे, तो यूट्यूब का जो हमारा चैनल है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस, वहां पे चले जाना है और प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे कि कैलकुलस 2020, वहां पे टोटल 10 लेक्चर है कैलकुलस का, वो आप देख लेंगे। उसमें कुछ लेक्चर और है जिसमें रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये 3 लेक्चर और आएगा, फिर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। तो कल, अभी हम पहले ऐसा करेंगे कि वेक्टर 3D एलपीपी प्रोबेबिलिटी जो कि महत्वपूर्ण है, इसको हम 3 से 4 रोज में कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।